हेलो, नमस्कार। आज अपन एक नई विषय वस्तु के साथ में क्लास को शुरू करते हैं और वो अपनी विषय वस्तु है काव्य गुण। क्या पढ़ेंगे? काव्य गुण। देखिए बेटा, काव्य गुण क्या होता है, किसे कहते हैं काव्य गुण? देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे दया, धर्म, करुणा, दया, धर्म, करुणा, आत्मविश्वास, दया, धर्म, करुणा, आत्मविश्वास, संवेदना, सहिष्णुता, दया, धर्म, करुणा, संवेदना, सहिष्णुता इत्यादि जो गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण पाए जाते हैं जो काव्य की रसात्मकता को प्रकट करते हैं, जो काव्य की रसात्मकता को प्रकट करते हैं, उन्हीं तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, किसे कहते हैं काव्य गुण? यहाँ सीधी सी बात है, जैसे हम यानी अपन एक मनुष्य हैं। अपन मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे किसी के साथ प्रेम का भाव प्रकट करना, किसी के साथ मित्रता का भाव प्रकट करना, किसी के प्रति करुणा, संवेदना, सहानुभूति का भाव प्रकट करना, या फिर अपन अपने प्रति, स्वयं के प्रति भी कुछ तत्व उत्पन्न होते हैं अपने में भी, जैसे अपने आप में आत्मविश्वास का भाव बनाए रखना भी एक गुण माना जाता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार से अपने काव्य में भी अनेक ऐसे तत्व होते हैं, अनेक ऐसे गुण होते हैं जो काव्य की रसात्मकता, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है रस, तो काव्य की रसात्मकता यानी कि काव्य में आनंद की अनुभूति उत्पन्न करते हैं। उन्हीं आनंददायी तत्वों को, उन्हीं आनंददायी जो शब्द होते हैं, उन्हीं को अपन काव्य गुण कहते हैं। तो ये इनका सामान्य सा अर्थ हुआ। अब अपन काव्य गुणों की परिभाषा यदि देखें, काव्य गुणों की परिभाषा को पढ़ें, परिभाषा का अध्ययन करें बेटा, तो देखिए अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। तो काव्य गुणों की परिभाषा देने वाले अलग अलग जो विद्वान हैं,
उनमें सबसे पहले आचार्य वामन ने काव्य गुण की परिभाषा लिखी है। आचार्य वामन के अनुसार आचार्य वामन ने क्या कहा है बेटा? आचार्य वामन कहते हैं कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा हैं। क्या कहते हैं? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। यहां पर क्या लिखा है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, कि काव्य की शोभा करने वाले, कर्तारो करने वाले, धर्म कहते हैं बेटा तत्वों को। काव्य की शोभा करने वाले यानी काव्य में रसात्मकता का भाव पैदा करने वाले जो तत्व होते हैं, जो धर्म होते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं? वे काव्य गुण कहलाते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? आचार्य वामन के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। अब देखिए अपन एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं एक विद्वान के अनुसार। आपको कम से कम एक विद्वान की परिभाषा तो याद करनी ही है। यदि काव्य गुण की परिभाषा पूछी जाती है तो आप चाहे वामन के अनुसार काव्य गुण की परिभाषा लिख दो, और एक में बहुत इजी परिभाषा लिख रहा हूं, आचार्य भामह के अनुसार, जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, भामह के अनुसार आचार्य भामह ने भी काव्य गुणों की परिभाषा दी है। आचार्य भामह ने भी काव्य गुणों की परिभाषा दी है, और इनकी परिभाषा देते हुए इन्होंने क्या लिखा है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्य। देखो आचार्य वामन ने अलग परिभाषा दी है कि काव्य में आनंद की अनुभूति यानी कि शोभा करने वाले जो तत्व होते हैं, धर्म होते हैं, उन्हें काव्य गुण कहते हैं। लेकिन यहां पर एक ही चीज लिखी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द प्लस अर्थ सहितो काव्यम, यानी वह रचना जो शब्द और अर्थ के सहित होती है। कोई भी रचना जो शब्द और अर्थ के सहित होती है, अर्थात जिसमें भाव प्रकट होता है साथ साथ, वही क्या होता है बेटा? वही काव्य गुण कहलाता है। शब्दार्थ सहितो काव्य, यानी शब्द और अर्थ के सहित जो रचना होती है, अर्थ के साथ जो रचना होती है, वह क्या कहलाती है? वह रचना काव्य गुण कहलाती है। वह रचना क्या कहलाती है? वह रचना काव्य गुण कहलाती है। अब अपन आगे लिखते हैं, आगे पढ़ें इनके, जैसे परिभाषा हो गई, अर्थ हो गया, तो अब पढ़ेंगे अपन काव्य गुणों के प्रकार या काव्य गुणों की संख्या। तो देखिए काव्य में काव्य गुणों की संख्या, यहां बेटा सभी जो आचार्य लोग हैं, सभी जो साहित्यकार हैं, वो एकमत नहीं है इस बात को लेकर के। उन्होंने अपनी अलग अलग राय प्रकट की है। तो क्या है कि सभी विद्वानों ने, सभी आचार्यों ने काव्य गुणों की अलग अलग परिभाषाएं प्रकट की हैं। सभी विद्वानों के अनुसार काव्य गुणों की अलग अलग संख्याएं बताई गई हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग विद्वानों के अनुसार
अनुसार काव्य गुणों की संख्या अलग अलग बताई गई है। अब यहाँ कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो अलग अलग संख्या बताते हैं। देखिए, अपन सबसे जो प्रथम आचार्य के रूप में पढ़ते हैं, चाहे वो अलंकार के रूप में ले लें, गुणों के रूप में ले लें, रस के रूप में ले लें या नाटक रूप के रूप में ले लें, तो आचार्य भमय हुए हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। आचार्य भमय इनकी रचना है बेटा नाट्य शास्त्र। आचार्य भमय की जो रचना है वो है नाट्य शास्त्र। उसमें इन्होंने अलंकारों का भी अलग विवेचन किया है और रसों का अलग विवेचन किया है, काव्य गुण भी का अलग विवेचन किया है। यानी ये कह सकते हैं कि जो काव्य शास्त्र है उसमें आचार्य भमय का आचार्य भरत मुनि का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी उत्पन्न होने वाले आचार्य माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं। इनकी जो रचना है वो नाट्य शास्त्र है, जिसमें काफी कुछ काव्य शास्त्र से संबंधित तथ्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आचार्य जो भरत मुनि, मैंने भामे लिख दिया है आचार्य भरत मुनि, मैंने भामे लिख दिया, आचार्य भरत मुनि हुए हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। आचार्य भरत मुनि ने क्या किया है, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। इनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 बताई गई है। 10 से बताई गई है। यानी कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10 बताई है। अब ये 10 कौन कौन से काव्य गुण हैं? नंबर 1 है सलेश, नंबर 2 है प्रसाद, नंबर 3 है समता, नंबर 4 है समाधि, नंबर 5 है माधुर्य, नंबर 6 है ओज, नंबर 6 कौन सा काव्य गुण है? ओज। और नंबर 7 है सुकुमार्य, नंबर 7 पे आता है पद सुकुमार्य, नंबर 8 पे आता है अर्थ व्यक्ति, और नंबर 9 पे आता है उदारता, और नंबर 10 पे आता है कांति। बेटा जी, ये 10 काव्य गुण बताए हैं आचार्य भरत मुनि ने, और इनके अनुसार जो ये 10 काव्य गुण हैं ये सर्वप्रथम इन्हीं भरत मुनि के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। फिर तो क्या होता है, अलग अलग विद्वानों ने इनके अनुसार इनका ही समायोजन करके काव्य गुणों की संख्या बतला दी है। और कुछ विद्वान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इन काव्य गुणों को अलग रूप में प्रस्तुत किया है। अब अपन देखें कि आचार्य भमय, यानी पहले तो भरत मुनि हो गए, फिर जो दूसरे विद्वान हुए हैं आचार्य भमय, इन्होंने भी 10 काव्य गुण स्वीकार किए हैं। इन्होंने भी इन्हीं 10 काव्य गुणों को
10 से इन्होंने भी इन्हीं 10 काव्य गुणों को स्वीकार 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनमें से जो 2 काव्य गुण हैं प्रसाद व माधुर्य, लेकिन इन्होंने प्रसाद व माधुर्य गुण की अधिक प्रशंसा की है। माधुर्य गुण की अधिक प्रशंसा की है। देखो, इन्होंने 2 काव्य गुणों को अधिक महत्व दिया है। कौन कौन से? प्रसाद और माधुर्य। आगे अपन चलें तो आचार्य दंडी हैं, इन्होंने भी इन्हीं 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। आचार्य दंडी के अनुसार भी इन्हीं 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। तो ये 3 विद्वान हैं जिन्होंने अपनी बात को अपने हिसाब से ही प्रकट किया है। अब अपन यहां थोड़ा सा परिवर्तन देखेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन ये देखेंगे कि जो अपन वामन पढ़ रहे थे, जिन्होंने परिभाषा दी थी, वामन ने क्या कहा है? वामन ने इन्हीं 10 काव्य गुणों को स्वीकार करते हुए इन्हें 2 भेदों में स्वीकार किया है। आचार्य वामन के द्वारा इन काव्य गुणों को प्रमुखतः 2 भेदों में स्वीकार किया है। 2 भेदों में स्वीकार किया गया है। यानी वामन ने इनके 2 भेद कर दिए, और वो 2 भेद थे। नंबर 1 शब्द गुण, और दूसरा है अर्थ गुण। शब्द गुण और अर्थ गुण। और इन दोनों के 10 काव्य गुण बताए। 10 तो ये और 10 ये। 10 तो इन्होंने शब्द गुण बता दिए, 10 बता दिए इन्होंने अर्थ गुण। तो इस प्रकार से इनके काव्य गुणों की संख्या होगी कितनी? 20। तो वामन ने इन्हीं 10 काव्य गुणों को शब्द गुण, 10 तो हो गए शब्द गुण, यही नाम, और 10 के आगे लिख दिए अर्थ गुण। फिर आगे अपन चलें तो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और आज उन्हीं के द्वारा काव्य गुण जो प्रस्तुत किए गए हैं उनको ही आज अपन पढ़ रहे हैं, उनको ही काव्य में पढ़ा जाता है, उनको ही काव्य गुणों में देखा जाता है। आचार्य मम्मट हुए हैं। आचार्य मम्मट जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं, आचार्य मम्मट ने इन सभी काव्य गुणों को, आचार्य मम्मट ने इन सभी काव्य गुणों को 3 काव्य गुणों में ही समाहित कर दिया है। काव्य गुणों को 3
काव्य गुणों में ही समाहित कर दिया है। अब देखिए आपके जो 10 काव्य गुण थे, 20 काव्य गुण थे, ये जो बातें आप पढ़ रहे थे, ये सारी केवल और केवल मम्मट ने केवल 3 काव्य गुणों में समाहित कर दी हैं। पहला काव्य गुण है प्रसाद काव्य गुण। दूसरा काव्य गुण है ओज गुण। दूसरा कौन सा है? ओज गुण। और तीसरा है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। यहां अपन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है? 3। किसने समाहित किया? आचार्य मम्मट ने। कौन कौन से हैं? प्रसाद, ओज और माधुर्य। बेटा नाम से ही स्पष्ट होता है कि प्रसाद गुण क्या है, ओज गुण क्या है और माधुर्य गुण क्या है। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण देखो बेटा, नाम प्रसाद यानी कि ऐसा काव्य गुण, ऐसी काव्य रचना, ध्यान देना, ऐसी काव्य रचना, ऐसा काव्य जिसका अर्थ, जिसका भाव एक सामान्य पाठक भी आसानी से ग्रहण कर लेता है। अर्थात काव्य में इतने सरल शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि एक सामान्य बुद्धि का पाठक भी उनका अर्थ आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो वहां क्या होती है? यही काव्य गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन काव्य गुण के लक्षण देखेंगे। काव्य गुण के लक्षण नंबर 1, जब किसी पद में इतने सरल शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है इतने सरल शब्दों का इतने सरल शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि एक सामान्य बुद्धि का पाठक भी आसानी से अर्थ ग्रहण कर लेता है। आसानी से अर्थ ग्रहण कर लेता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है इसका? कि यह जो काव्य गुण है इसमें स्वस्थता और स्पष्टता जैसा प्रमुख गुण पाया जाता है। इस काव्य गुण की स्वस्थता व स्पष्टता एक प्रमुख विशेषता होती है। ये लो, स्वस्थता यानी इसमें किसी भी प्रकार के बनावटी शब्द नहीं होते हैं। स्पष्टता यानी इसका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाता है। फिर तीसरा जो लक्षण है वो यह है कि प्रसाद गुण की तुलना सूखी लकड़ी व धुले हुए वस्त्र से की जाती है। प्रसाद गुण की तुलना
सूखी लकड़ी व धुले हुए ये लो, देखो पहली विशेषता और धुले हुए वस्त्र। सूखी लकड़ी का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से एक सूखी लकड़ी जितनी जल्दी आग को पकड़ती है उतनी ही जल्दी प्रसाद गुण से युक्त रचना का भाव ग्रहण होता है। दूसरा, धुले हुए वस्त्र, कि जिस प्रकार से एक धुले हुए वस्त्र में किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होते और उनमें पानी समाहित हो जाता है। भाई धुला हुआ कपड़ा है, उसमें उसको आप पानी में भिगोगे तो उसके कोई दाग नहीं होंगे, लेकिन जो गंदा कपड़ा है, मैला कपड़ा है, उसे आप पानी में डुबाओगे, भिगोगे तो पानी में भिगोने पर उसके मैल के दाग बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो ये तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली कि इसमें कितने सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि एक सामान्य बुद्धि का पाठक भी इसका आसानी से अर्थ ग्रहण कर लेता है। दूसरा, सहजता और स्पष्टता इस काव्य गुण की प्रमुख विशेषता होती है। और तीसरा लक्षण है इसकी तुलना सूखी लकड़ी और धुले हुए वस्त्र से की जाती है। तो ये तीन प्रमुख लक्षण हैं काव्य गुणों के। अब अपने इनके उदाहरण देखते हैं, एक दो इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कि आप आसानी से अर्थ ग्रहण कर लोगे। देखना, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना से आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। तो बेटा ये एक उदाहरण है, इसका अर्थ आप आसानी से ग्रहण करोगे। भारत माता, यहां भारत माता का मतलब है भारत भूमि अर्थात भारत के लोग, ग्रामवासी अर्थात भारत भूमि के लोग गांव में निवास करने वाले हैं। और ये सही भी है, लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण परिवेश वाली है। खेतों में फैला है आंचल, और इस ग्रामीण परिवेश के जो खेत हैं उनमें हमेशा हरियाली छाई रहती है, हरियाली भरी रहती है, यानी खेत खलियान हरे भरे रहते हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, और इसका जो आंचल है वह धूल से सना हुआ सा लगता है। इसका धूल दूसरित आंचल है, धूल से सना हुआ है, गंगा यमुना में आंसू जल। और जिस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा गोदावरी जैसी जो पवित्र नदियां बहती हैं, ये मानो कि इस भारत भूमि की भारत माता की आंखों के अश्रु धाराएं हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और यह भारत माता जब अपने लोगों की, अपनी संतान की पीड़ा को देखती है
तो ये उदास हो जाती है। तो ये इसका एक उदाहरण था। अब अपन एक उदाहरण और देख लेते हैं, बाकी आपको मैं पीडीएफ में और उपलब्ध करवा दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखो बेटा जी, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। बहुत सुना है आपने। अगर आप एक अच्छा अध्यापक बनने की सोचोगे तो अध्यापक बन जाओगे, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहोगे, कलेक्टर बनना चाहोगे, एक पुलिस अधीक्षक बनना चाहोगे, तो आप वैसा ही बनोगे। तो वही बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि जाकी रही भावना जैसी, कि जिसके जैसे विचार होते हैं। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु भी उसे उसी शक्ल में देखते हैं, उसी आईने में देखते हैं। तो बेटा ये प्रसाद गुण हुआ आपका, और प्रसाद गुण के आपने 2 उदाहरण पढ़े हैं, और उदाहरण मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से नोट्स के रूप में पहुंचाऊंगा, उसको आप होमवर्क में लिखें, और बाकी जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।